डियर स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत मैंने आपको खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में बदलना यह सिखाया। इसके बाद बहुलक का जो संकेताक्षर है उसके बारे में बताया। सतत अविच्छिन्न श्रेणी में बदलना यह भी आपको सिखाया। मध्यका व समांतर माध्य के आधार पर बहुलक निर्धारण कैसे होता है इसके सूत्र भी बताए। खंडित श्रेणी के अंतर्गत मैंने निरीक्षण रीति के बारे में आपको अध्ययन कराया और उसके बारे में आपको मैंने न्यूमेरिकल करके भी दिखाया। समूहन रीति के बाद अब आती है अखंडित श्रेणी। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि अखंडित श्रेणी जिसे हम सतत श्रेणी भी कहते हैं या सतत श्रेणी, इंग्लिश में कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी है क्या चीज़, पहले मैं इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा, फिर इसके सूत्रों का अध्ययन कराऊंगा, फिर इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। और न्यूमेरिकल एक नहीं दो कराऊंगा न्यूमेरिकल आपको। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपकी समझ में न्यूमेरिकल निश्चित ही आएंगे। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। देखिए, अखंडित या सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले निरीक्षण या समूहन रीति द्वारा बहुलक वर्ग निश्चित कर लिया जाता है। यदि आवृत्तियाँ यानी फ्रीक्वेंसी नियमित हैं तो निरीक्षण द्वारा ही बहुलक वर्गांतर का पता चल जाता है, परंतु अनियमित आवृत्तियों वाली अविच्छिन्न श्रेणी में समूहन द्वारा विश्लेषण करके बहुलक वर्ग निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत बहुलक का मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि अखंडित श्रेणी का सूत्र क्या है। तो देखिए, सूत्र है Z इजिकल टू, यानी फॉर्मूला क्या है, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, यह सूत्र है। अब देखिए, हमें यह समझना है कि Z क्या है, L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, I क्या है, इनको हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि इस सूत्र को हम कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए, यानी वेयर या जहाँ Z इजिकल टू क्या है, बहुलक का संकेताक्षर है। किसका? बहुलक का संकेताक्षर है, संकेताक्षर। अब बात आती है L1 क्या है। तो देखिए, L1 इजिकल टू क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है।
क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मोड। अब बात आती है F1। तो देखिए F1 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग का विस्तार है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। क्या, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। अब बात आ जाती है F0 की। तो F0 इज इक्वल टू क्या है, देखिए F0 छोटा कर देता हूँ इसे क्योंकि बड़े बड़े, F1 F0 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग से पहले वाले यानी बहुलक वर्ग से पहले वाले, क्या है, पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है। क्या है, वर्ग की आवृत्ति। अब बात आती है F2 यानी F1 भी मैंने निकाल दिया, F0 भी निकाल बता दिया। F2 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग के तुरंत बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। अब बात आती है I की। I इक्वल टू कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू यानी वर्ग विस्तार है। अब ये वर्ग विस्तार है तो किसका है, तो देखिए बहुलक वर्ग का, बहुलक वर्ग का विस्तार। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मूला है उसमें Z क्या है, बहुलक का संकेताक्षर है। L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। सपोज दैट जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो, और बहुलक मान लीजिए अगर इसके अंतर्गत आता है यानी 10 से 20 के अंतर्गत, तो L1 बहुलक वर्ग की निचली सीमा कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ ये L1 और ये L2 है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्या है, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है। तो ये लोअर लिमिट हुई और ये अपर लिमिट हुई। तो ये क्या कहता है, L1 यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब बात आती है F1 की। तो F1 क्या है, सपोज दैट इसी के अंतर्गत अगर बहुलक है, मान लीजिए ये 25 है जो बहुलक है, तो क्या होगा, इसे हम F1 मानेंगे। अब जब इसे F1 मानेंगे तो F0 किसे मानेंगे, तो इससे ऊपर वाला मान लीजिए इसकी आवृत्ति 3 है तो इसे F0 मान लेंगे, और F2 किसे मानेंगे, तो ये मान लीजिए इसकी 5 है या 4 है तो इसे F2 मान लेंगे। इस तरह से तो F1 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, F0 बहुलक वर्ग से पहले, बहुलक वर्ग से पहले 3 है, 3 का जो आवृत्ति है वो F0 है। बहुलक, अब F2 बहुलक वर्ग के तुरंत बाद वाले, तो तुरंत बाद में मान लीजिए ये है तो ये आ रहा है। I क्या है, इसमें से इसे घटा देंगे
मान लीजिए अगर मुझे इसका ही निकालना हो तो 20 माइनस 10 इजिकल टू 10, तो ये क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा आपके में, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए सूत्र का आधार देखते हैं कि सूत्र का आधार है क्या। देखिए यह सूत्र इस मान्यता पर आधारित है कि बहुलक का मूल्य बहुलक वर्ग के निकटवर्ती वर्गों की आवृत्तियों से प्रभावित होता है। यदि पिछले वर्ग की आवृत्ति अगले वर्ग की आवृत्ति की अपेक्षा अधिक हो तो बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग की निचली सीमा के अधिक निकट होगा। इसके विपरीत यदि अगले वर्ग की आवृत्ति अधिक है तो भूयिष्ठिक यानी बहुलक ऊपरी सीमा के अधिक पास होगा, या तो इस सीमा के से ऊपर होगा या इस सीमा के पास में होगा। इस सूत्र का आधार बिंदु रेखीय प्रदर्शन वाले अध्याय में हम स्पष्ट करेंगे। आवृत्ति चित्र के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। सूत्र का दूसरा रूप देखते हैं, इसी सूत्र का दूसरा रूप भी देखते हैं। तो देखिए बहुलक के सूत्र को आवृत्तियों के अंतर के मध्य में या बहुलक के सूत्र को आवृत्तियों के अंतर के रूप में हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखें वह कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए दो तरह से हम इसे लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, एक है निचली सीमा के आधार पर, निचली सीमा के आधार पर, यानी फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड जो होगा वह होगा ऊपरी सीमा से घटाकर, ऊपरी सीमा से घटाकर। अब देखिए निकालते हैं, यह निचली सीमा के आधार पर कैसे क्या करेंगे। तो निचली सीमा के आधार पर क्या करेंगे, हम सीमा में क्या कर दें, सीमा में जोड़कर, क्या करेंगे, जोड़कर। और ये क्या कर देंगे, करेंगे घटा करके निकालेंगे, इसे जोड़ करके निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जेड इजिकल टू क्या है, जेड इजिकल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। यहाँ देखें ऊपरी सीमा में से घटाकर, तो क्या कैसे होगा, यानी जेड इजिकल टू क्या होगा, जेड इजिकल टू L1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इस तरह से हम इसे निकालेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है, L1 और L1 बहुलक वर्ग की निचली, यानी L1 और L2 क्या होगा, L1 और L2 इसे माइनस कर देंगे, यानी L1 और L2। तो देखिए L1 और L2 क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये है। अब इसके साथ ही हम डेल्टा 1 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसे भी मैं आपको बताता हूँ कि डेल्टा 1 हमें कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डेल्टा 1 को जो ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे, यानी डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 इजिकल टू F1 माइनस F0 कर देंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखिए अगर हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए यहाँ डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 इजिकल टू क्या होगा, यानी F1 माइनस F2। अगर हम F1 में से F2 को घटा देंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आवृत्तियों के रूप में हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब हम आवृत्तियों के रूप में भी इसे करके देख लेते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, यानी डेल्टा 2 इजिकल टू F1 माइनस F2, तो डेल्टा 2 की वैल्यू निकल गई। अब देखिए क्या होगा कि Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए और F1 माइनस F2 इंटू आई, ये हो गया। या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये भी निकाल सकते हैं। अब ज़्यादातर जितने भी जो मैं न्यूमेरिकल आपके समक्ष निकालूंगा उनमें सारे में यही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसी सूत्र का मैं सर्वाधिक प्रयोग करूंगा। अब चलिए हम इस सूत्र का परिगणन करके देखते हैं कि कैसे हम इसे लगाते हैं, कैसे निकालेंगे। तो चलिए हटाता हूं मैं इसे। देखते हैं जीरो से, यानी वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, पर हमें वर्ग अंतराल तो दिया है, फिर क्या करना क्या है, तो निम्न वितरण का बहुलक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्न वितरण का
बहुलक क्या करना है, बहुलक का परिगणन करना है या परिकलित करिए, परिकलित कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए हमारे लिए दिया क्या है, वर्ग अंतराल दिया है और वर्ग अंतराल है आपका 4 से 8, 8 से 16, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 30, 30 से 32, 32 से 36, ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए ये वर्ग अंतराल हो गया। अब यहाँ ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। अब फ्रीक्वेंसी जो है निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या दी है इसकी, यानी बारंबारता जो दी है वह दी है 10, यानी 4 से 8 की 10, 8 से 12 की दी है 12 और 12 से 16 की दी है 16, इसके बाद 14 और 14 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 17 और 17 के बाद 5 और 5 के बाद 4। अब देखिए पहले हम एक बात कह रहे थे आपसे कि निरीक्षण विधि से भी हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निरीक्षण विधि से बहुलक को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो आवृत्ति है वो 28 से 30 वाले की आवृत्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ 17 है। लेकिन फिर भी इसमें यह बहुलक नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसे मैं आपके समक्ष सिद्ध करता हूँ। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अब मुझे करना क्या है कि 2-2 के जोड़े बनाने हैं। किसके? यानी 10 और 12 के जोड़े बना दूंगा। ये पहली टेबल है और ये दूसरी टेबल तैयार कर रहे हैं, दूसरा खाना। और 16 से 14 के जोड़े बनाऊँ, 14, 10 से 8 और 17 से 5। ये 4 बच गया एक, ये देख रहे हैं। अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो 10 और 12 22 हो जाते हैं, 16 और 14 30 हो जाएंगे, 10 और 8 18 हो जाएंगे और 17 5 22 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए तीसरी टेबल, तीसरा कॉलम तैयार करते हैं। जब हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि कॉलम बना करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए अब फिर मैं क्या करूँगा, ऊपर से 1 छोड़ दूँगा और 12 और 16 को जोड़ लूँगा। किसको? 12 और 16 को। 14 और 10 को ले लेंगे, 8 को और 17 को ले लेंगे, 5 को और 4 को ले लेंगे। ये भी काउंटिंग में आ गया। ऊपर से 1 कम कर दिया तो देखिए 12 और 16 कितने हुए आपके? 28। 14 और 10 कितने हो गए? 24। 8 और 17 यानी 8 और 17 कितने हुए? 25 हो गए। और ये कितने हो गए? 9। ओके, ये क्या हो गया? आपके तीसरा खाना, तीसरा कॉलम हो गया। अब वापस फिर देखिए, अब मैं क्या करूँगा, 3-3 के जोड़े बनाऊँगा। तो ऊपर से ही 3-3 के जोड़े बनाना शुरू कर देता हूँ, यानी 10, 12 और 16, 14, 10 और 8, इसके बाद में 17, 5 और 4। देखिए कितने होंगे? 6 और 2 8 यानी 38, 38, 14, 8 और 4 12, 12 और 20 32 हो गए। इसको देखें, 17 और 5 22 और 4 26। ओके, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।
अब देखिए ये कॉलम कौन सा हो गया आपका, फोर्थ कॉलम हो गया। अब देखते हैं आगे। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से 1 छोड़ दूंगा, यानी 10 को छोड़ दूंगा, और 12, 16 और 14। ओके, अब क्या करूँगा, 10, 8 और 17, 10, 8 और 17, 2 नीचे छूट गए, 1 ऊपर छूट गया, यही हुआ ना। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी, यानी 2 और 6 8 और 4 12, यानी 42, 42। ये वैल्यू कितनी होगी, 10 और 8 18, 18 और 17, ये हो गए आपके साथ 35, 35। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। और ये जो वैल्यू हो गई, कॉलम हो गया, ये हो गया 5th कॉलम। नेक्स्ट देखिए, अभी 1 कॉलम बाकी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 6 कॉलम बनाने हैं, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। अब मैं 6 कॉलम और बना के देख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने ऊपर से 1 छोड़ा था, अब ऊपर से 2 छोड़ दूँगा। अब देखिए 12 को छोड़ के और 16 से शुरुआत करूँगा। तो देखिए 16, 14 और 10। अब लूँगा 8, 7 और 5, 8, 7 और 5, ये आ गया। अब देखिए जब मैंने इसको लिया है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 16, यानी 6 और 4 10, यानी 40 आ गई। और यहाँ देखिए 8 और 5 13, 13 और यानी 30, ये 30 वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए जब ये आ गया तो अब हमें देखना है कि 10 का जो मूल्य काउंट हुआ है वो सिर्फ एक जगह काउंट हुआ है। कितनी जगह हुआ है, यहाँ से देखते हैं तो ये एक जगह काउंट हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर देखते हैं 12 को, 12 यहाँ भी काउंट हुआ, यहाँ भी काउंट हुआ और यहाँ भी काउंट हुआ और यहाँ भी काउंट हुआ, तो ये 3 जगह काउंट हुआ, तो इसके आएंगे 3। अब देखते हैं आगे, ये 16 कितनी जगह काउंट हुआ है, तो 16 1, 16 2, 16 3, 16 4, 16 5, यानी 1 2 3 4 और एक 5। अब वापस देखते हैं तो 14 कितनी जगह काउंट हुआ है, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। लेकिन देखें 14 1 2 और 3, 14 3 जगह ही काउंट हुआ। अब वापस देखें 14 के बाद में 8 काउंट हुआ है केवल एक जगह, और इसके बाद 17 जो काउंट हुआ वह भी एक ही जगह काउंट हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसके हैं, 5 कौन सा है, 16 है। कितना है, 16। तो अब हम कैसे परिगणन करें, तो देखिए उपर्युक्त को देखने से यह पता चलता है कि जो 12 और 16 जो वर्ग है यही बहुलक है। लेकिन अब हम इसे सूत्रानुसार सिद्ध करके देखते हैं। तो सूत्र क्या है, देखिए सूत्र है Z = L1 + F1 - F0 अपॉन ट्वाइस F1 - F0 - F2 इंटू I। अब आप कहेंगे F1 F0 और ये कहाँ से आ गए, तो देखिए जिसके अंतर्गत जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसी को मैं F1 मानूंगा, तो इसे मैं F1 मानूंगा और ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 मानूंगा। ओके, अब इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए यानी Z = L1 की वैल्यू कहाँ से निकालें, L1 की वैल्यू क्या है, तो देखिए L1 मैंने पहले कहा, यानी L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट। तो L1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12, तो मैंने इसे 12 रख लिया प्लस। अब देखिए F1 की वैल्यू कितनी है, 16 है, माइनस
जीरो की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 रख दिया अपॉन, अब क्या करेंगे 2 इंटू F1 कितना है 16 ऋण 12 ऋण, अब ये 14। अब I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी। तो 16 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो कितने आएंगे 4 आएंगे। ओके, अब देखिए आगे लेके जाता हूँ मैं इसे, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, Z इजिकल टू क्या है 12 धन 16 ऋण 12 बटे 2 गुणा 16 ऋण 12 ऋण 14 गुणा 4। ओके, अब इसे सिद्ध कर लीजिए। तो Z इजिकल टू क्या होगा 12 इन 12 धन, अब देखिए इसमें से इसे माइनस कर दूं कितने आ जाएंगे 4। आइए 4 गुणा इधर ले लेंगे तो गुणा 4 बटे देखिए 16 दूनी 32 ऋण, इन दोनों को जोड़ के कर लीजिए तो 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26। ओके, अब इसे देख लीजिए, निकाल लीजिए आगे। इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट, हाँ सही है, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये 16 बटे क्या हो जाएगा, अब 32 में से 26 को अगर घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 6। अब क्या आ रहा है Z इजिकल टू 12 धन 16 बटे 6 बराबर, अब 6 का भाग दे लीजिए तो 6 दूनी 12, यानी ये 16 हैं, इसमें 6 का भाग दीजिए, 6 दूनी 12, कितने बचे 4, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लीजिए, 6 छंग 36, फिर बच के 4 और फिर 1 जीरो बढ़ा लिया, 6 छंग 36, अब फिर 4 बच गए। अब देखिए जब 2 अंक के बाद में अगर ये वैल्यू इसके आधे से अधिक है तो मैं यहाँ 1 बढ़ा दूंगा। तो ये 6 हैं और ये 4 हैं, 6 के आधे कितने होंगे 3 और ये कितने हैं 4, तो आधे से अधिक है। जब आधे से अधिक है तो मैं क्या करूँगा 6 की जगह पर 7 कर दूँगा। तो देखिए 0.67, इसे काट दीजिए। अब जब ये वैल्यू आ गई आपके पास में तो अब देखिए बहुलक आपने निकाल लिया। अब बहुलक क्या होगा, तो Z इजिकल टू 12 प्लस यानी 12 धन 2.67 बराबर 14.67, यानी Z इजिकल टू कितना है 14.67। आपकी समझ में 100% आ गया होगा ये। फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अब देखिए मैं दूसरे सूत्र से निकाल के दिखाता हूँ इसी को। तो दूसरा सूत्र भी निकालते हैं, मैं इस सूत्र को हटा लेता हूँ। अब देखिए दूसरे सूत्र से निकालेंगे। और दूसरे सूत्र से निकालूंगा तो भी आंसर इतना ही आएगा, ये निश्चित है। तो देखिए दूसरे सूत्र से कैसे निकालेंगे, यानी बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा L2 में से अंतरों का अनुपात घटाकर दूसरे सूत्र द्वारा भी हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसे भी देख लेते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, Z इजिकल टू L2 माइनस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। कौन सा सूत्र जो मैंने आपको बताया था, कौन सा सूत्र है, L2 वाला, ये वाला। अब देखिए इसे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे,
जब हम इस सूत्र को रखते हैं तो इसे कैसे सिद्ध करते हैं, तो देखिए आगे निकाल के दिखाता हूँ कि L2 माइनस, अब मुझे डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, F1 माइनस F2 अपॉन, देखिए F1 माइनस F0 ब्रैकेट और प्लस ब्रैकेट में लगा दीजिए F1 माइनस F2 इंटू आई, यही है ना। चलिए अब रख लेते हैं इन सारी उन चीज़ों को। देखिए रखते कैसे हैं, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ Z इजिकल टू L2 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ देखिए L2 की वैल्यू 16 है, तो मैंने क्या किया, इसे 16 यहाँ रख लिए माइनस, अब F1 क्या है, F1 की वैल्यू 16 है और F2 की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ रख लीजिए, यानी 16 ऋण 14 बटे, अब F1 माइनस F0, F1 क्या है 16 और F0 क्या है 12, तो देखिए 16 ऋण 12, ओके, प्लस यहाँ देखिए 16 ऋण F2 के 14 गुणा 4, आई की वैल्यू तो 4 निकाली है आपने। अब देखिए इसे आगे निकालते हैं, ऊपर निकाल के दिखाता हूँ। अब वैल्यू क्या आई है आपके पास में, यानी Z इजिकल टू 16 ऋण 14 बटे क्या है 16 ऋण 12 प्लस 16 ऋण 14 गुणा 4, यानी आई की वैल्यू 4 है। तो अब निकालिए Z इजिकल टू 16 यानी 16 ऋण 16 में से 14 को घटा दोगे तो कितने बचेंगे 2, ये इधर से मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ओके, और इसमें से 16 में से 12 को घटाओगे कितने आएंगे 4 धन 16 में से 14 को घटा दोगे तो कितने आएंगे 2, ओके, इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 बटे 6 और 4 और 2 6, तो ये क्या होगा Z इजिकल टू 16 ऋण 8 बटे 6। अब मुझे 8 में 6 का भाग देना है, तो देखिए 8 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा यानी 6 से भाग दूंगा तो 6 एकम 6, 2 बचे, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लिया, 6 तिया 18, फिर कितने बच गए 2 बच गए, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 6 तिया 18। अब आप कहेंगे कि साहब आपने यहाँ एक क्यों नहीं बढ़ाया, तो देखिए 20 में से 18 घटाओगे तो 2 ही आएंगे ना, और ये कितने हैं 6 हैं, तो 6 के आधे अगर हम करेंगे यानी 6 के हाफ करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और ये कितना है 2 मीन्स आधे से भी कम है, इसलिए मैंने यहाँ 1 नहीं बढ़ाया है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वैल्यू आएगी इजिकल टू 1.33। जब ये वैल्यू आ गई है 1.33, तो अब देखिए जो मैंने पहले निकाल के दिखाया है सेम कंडीशन वही आएगा, यानी Z इजिकल टू क्या हो जाएगा 16 ऋण 1.33। अब आप में से मैं जानता हूँ कुछ लोग घटा भी नहीं पाते हैं, तो देखिए 16 में से हम कैसे घटाएंगे, 16 में से कितने घटाने 1.33 को घटाना है, तो यहाँ दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लूँगा,
और जब 2 जीरो बढ़ा लूँगा तो यहाँ से जो दहाई जाएगी वो 10 की जाएगी, तो यहाँ से दहाई गई, यहाँ 10 हो गए, और 10 में से फिर दहाई गई तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ 9 रह जाएंगे। तो देखिए 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेंगे, और यहाँ 5 रह गए, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 और ये 1। कितना आया था पहले? पहले आया था 14.67, और अब कितना आया है? बहुलक की वैल्यू अब कितनी आई है? अब भी बहुलक की वैल्यू आई है, यानी z = 14.67। यही बहुलक है और यही मुझे सिद्ध करना था। अब जब ये सिद्ध हो गया, चाहे तो मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल करता हूँ। देखिए अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको और कराता हूँ। अब हमें कैसे करना है? चाहे तो हम इसको बदल ले भी। चलिए एक छोटा सा ही आपके समक्ष और करके दिखाऊंगा मैं। क्लास इंटरवल, इसे हम CI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI। CI की वैल्यू जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ओके, अब क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है? यानी कॉलम 1, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का। किसका है? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कॉलम 1 क्या है? ये काल्पनिक मैंने लिए हैं। 0 से 10, 5, 7, 9, 20, 15, 4 और 2। अब देखिए वही कॉलम के अनुसार, वैसे तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं कि 20 सबसे ज़्यादा आ रहा है, पर फिर भी अगर समूहन विधि से हमें ज्ञात करना हो तो 2-2 के जोड़े बना लीजिए। यानी 2, 5 और 7 को जोड़े बना दीजिए, 9 और 20 का जोड़ा बना दीजिए, 15 और 4 का जोड़ा बना दीजिए, छूट गया 2, यानी 7, 5, 12, 29 और 19। ओके, ये कौन सी कॉलम हो गया? सेकंड। थर्ड कॉलम देख लीजिए। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे? अब मैं ऊपर से 1 कम कर दूंगा, यानी 7 और 9 का जोड़ा बना दूंगा, और 20 और 15 का जोड़ा बना लूँगा, 4 और 2 का जोड़ा बना लूँगा। तो 5,
7 और 9 16, 20 और 15 35, 4 और 2 6, ये तीसरी कॉलम हो गया। अब चौथा कॉलम बना लीजिए। चौथे कॉलम में क्या होगा देखिए, सेम कंडीशन। अब मुझे 3 3 के जोड़े बनाने हैं, यानी 5 7 और 9 का जोड़ा, 20 15 और 4 का जोड़ा, 2 बच गया नीचे, तो जोड़ लीजिए। 5 और 7 12, 12 और 9 21 का 21, और 20 और 15 35, 35 और 4 39, 39। अब फिर देख लीजिए, ऊपर से 1 छोड़ दूंगा, ये आगे फिफ्थ में देखिए क्या होगा, 1 छोड़ दिया, 7 9 और 20 को ले लिया, 15 4 और 2 को ले लिया, तो 7 9 और 20, यानी 20 और 9 29, 29 और 7 36 हो गए, 15 और 4 19 और 2 21 हुए। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए छठे कॉलम में, देखिए छठे कॉलम में क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी करके देख लेते हैं एक बार। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 छोड़ दूँगा, यानी 7 को छोड़ दूँगा, और यहाँ 9 से 20 और 15 को ले लूँगा। अब और कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है। जब और कोई जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करूँगा, यानी 9 20 और 15 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 9 14, 14 के 4 हासिल का 1, और 2 और 2 4, यानी 44 हो गया। अब देखिए आप इसे देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से आए हैं इसमें, यानी सर्वाधिक 20 यहाँ भी आया है, 20 यहाँ भी जोड़ा है, 20 यहाँ भी जोड़ा है, 20 यहाँ भी जोड़ा है, और 20 यहाँ भी जोड़ा है, तो ये 5 बार 20 आया है। अब वैसे ही क्लियर हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, सूत्र लगा दूँ। सूत्र क्या है, Z = क्या है, L1 + F1 - F0 अपॉन ट्वाइस F1 - F0 - F2 × I। डायरेक्ट लगा दीजिए, तो F1 F0 और F2। अब निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो रख लीजिए वैल्यू। चलिए मैं आगे ले लेता हूँ। Z = क्या हो जाएगा, देखिए Z = L1 + F1 - F0 अपॉन ट्वाइस F1 - F0 - F2 × I रख लीजिए। अब देखिए 20 की लोअर लिमिट कितनी है, 30 है, तो रख लीजिए Z = क्या हो जाएगा, 30, यानी 30 प्लस क्या हो जाएगा। अब F1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 रख लीजिए। F0 की वैल्यू कितनी है, 9 ऋण 9 बटे कर लीजिए। अब 2 × 20 ऋण 9 ऋण 15। F2 की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब गुणा क्या करना है मुझे, गुणा लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ 10 कर लीजिए। ओके, अब इसे देख लीजिए, 30 यानी 30 प्लस 20 में से 9 घटाओगे तो 11 आ जाएंगे, गुणा 10 बटे 40 ऋण 15 और 9 तुम्हारे हुए साथ 24, 24 को घटा दीजिए, कर लीजिए 110 बटे 24 में से, यानी 40 में से 24 को घटा दो, 40 में से 24 को घटाया तो 6 बचे और 1 बचा, 16 आ गए, 16। ओके, और जब ये वैल्यू आ गई है तो अब भाग दे लीजिए, कितने में, 110 में, 110 में भाग दे दीजिए 16 का, 16 में 96, यानी 7
6 42 के 2 हासिल के 4 और 7 1 7 और 4 11। भाई 112 हो रहे हैं, इसलिए 6 बार ही देते हैं पहले, यानी 6। 16 का अगर 6 में या 96 हो जाएगा, 96, और घटाएंगे तो ये बचे 4 और 1 14 बच गए। 10 लगा के एक 0 बढ़ा लीजिए, और 16 8 6 48 के 8 हासिल के 4 और 8 8 1 8 और 4 12, 9 बार दे लीजिए, 9 का भाग दे दी, 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 6 54 के 4 हासिल के 5 और 9 1 9 5 14, इतना ही जाएगा 1 पॉइंट यानी 6.9। तो ये होगा इक्वल टू 6.9। अब देखिए जब 6.9 आया है तो अब हमें करना क्या है, तो देखिए z इक्वल टू क्या है 30 प्लस कितना है 6.9 इक्वल टू 36.9 36.9। अब देखिए 36.9 को हम यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है 30 से 40 है, यानी 30 से कम भी नहीं है और 40 से अधिक नहीं है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है, जो बहुलक है z इक्वल टू 36.9 करेक्ट है। ओके, और अब देखिए इसके बाद चाहें तो आप दूसरे सूत्र को लगा सकते हैं या ना चाहें तो ना लगाएं। फिर भी अगर आप इससे चेक करना चाहें तो चलिए एक बार चेक भी करवा देते हैं। देखिए चेक करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, z इक्वल टू क्या है L2 माइनस क्या है डेल्टा 2 अपॉन क्या है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, उससे निकाल लीजिए। तो सेम इतना ही आंसर आएगा। अब इसके बाद कभी कभी समूह के बाद यह ज्ञात होता है कि 2 या अधिक वर्गों की आवृत्तियां समान रूप से अधिकतम बार पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग उन वर्गों की तथा निकटवर्ती उन वर्गों की आवृत्तियां जोड़कर उन जोड़ों की तुलना की जाती है जिस वर्ग से संबंधित जोड़ अधिक होता है, वहीं बहुलक वर्ग माना जाता है। यदि जोड़ भी बराबर है तो समंक श्रेणी 2 या अधिक बहुलक वाली होती है। और जब 2 या अधिक बहुलक वाली जब श्रेणी होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम एक सूत्र और दूसरा है उसे लगा के देखते हैं। तो चलिए उस सूत्र को भी मैं आपको बता देता हूँ। अब वो सूत्र कौन सा है उसे भी देख लीजिए। तो जो सूत्र है वह सूत्र होगा वह सूत्र है आपका z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। जब हमारा किसी भी स्थिति में बहुलक क्लियर नहीं होता है उस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और इस सूत्र का हम उपयोग अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आएंगे और आपको अध्ययन कराएंगे। आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि आपकी समझ में निश्चित ही आएंगे। अगर किसी भी प्रकार से आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही
करें। और मेरे जो नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में उस दिन पढ़ेंगे जिस दिन कि ये सारे चैप्टर कंप्लीट होगा। और अभी इस चैप्टर की शुरुआत है। अभी बहुलक, कल मैं इस बहुलक को क्लियर कर दूंगा और उसके बाद मध्यका को पढ़ाऊंगा। मध्यका के बाद में समांतर माध्य को पढ़ाऊंगा, फिर मध्यका, समांतर माध्य और बहुलक तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।